ओके तो हमने पिछले क्लास में जो हमने लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए थे, जो हमने सीएफटी के बारे में स्टडी किया था, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएफएससी के कुछ कैलकुलेशंस कि D1, D2, D3 इन सब की कैलकुलेशन को स्टडी करेंगे कि सीएफएससी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक क्या रहने वाला है, सीएफएससी की कैलकुलेशंस, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, देखो अब मैंने आपको पिछली क्लास में जैसे कि बताया था कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्योंकि वीबीटी आई थी, वीबीटी नहीं बता पाई थी कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मतलब लाइक बहुत सारी चीजों के बारे में वीबीटी नहीं बता पाई थी, तो सीएफएससी आई, सीएफटी आई, सीएफटी ने हमें स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, स्प्लिटिंग। यहाँ पे हमारा होता है ईजी, यहाँ पे होता है हमारा T2G। ये सब कुछ हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब कुछ ना इसकी कैलकुलेशंस को स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है। इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास D1 है, D1 के लिए मुझे बताना होगा कि मेरी सीएफएससी कितनी है, मेरा उसका नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, उसका उसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2s+1, जिसमें s क्या है, स्पिन, उसकी स्पिन बता देंगे। ठीक है, और बताएंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट वीबीटी हमको नहीं बता पाती थी, तो इसीलिए सीएफटी आई, सीएफटी हमें मैग्नेटिक मूवमेंट का बहुत अच्छा अंदाजा दे देती है, लाइक एग्जैक्ट कैलकुलेशंस ही वो हमें प्रोवाइड करती है। फिर हम बताएंगे कि n की वैल्यू का क्या मतलब है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, हम उसकी भी कैलकुलेशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास समझो D1 है, D1 का मतलब क्या है, देखो ये मेरे पास ऑर्बिटल है। ठीक है, ये स्प्लिटिंग हुई, ये क्या है, T2G। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, EG। ठीक है, अब देखो T2G1। अब मेरे पास ना यहां पे जो मेरा D1 है, D1 का मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल होगा, जिसकी एनर्जी क्या होती है हमारे पास, कम होती है, तो पहला इलेक्ट्रॉन मेरा कहां फिल हो जाएगा, ये यहाँ पे T2G में। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, C। अब देखो तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, T2G 1। ठीक है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स। EG में कोई इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, क्यों भरेंगे, D1 है हमारे पास, तो D1 तो T2G में ही फिल हो गया, तो EG तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तो T2G कितना, EG कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, N की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, देखो मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ एक ही तो है, एक ही इलेक्ट्रॉन के पास तो उसके पेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 1। ठीक है, N का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मूवमेंट, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट में आपको कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहां से पेपर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता ही बनता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये हमें कौन देता है, सीएफटी देती है। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। ठीक है, जिसमें n क्या है मेरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, n क्या है मेरे पास, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी, 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1
1 + 2, 1 + 2 कितना 3। तो ब्रैकेट का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 = 3। तो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, n = 1 के लिए, देखो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया √3। अंडरस्टैंड, समझ आया कैसे आया ये? देखो अब स्पिन की बात कर लेते हैं। स्पिन का मतलब क्या है कि जब मैंने देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा, ठीक है, तो मेरे पास स्पिन क्या आएगी, हाफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखो, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो उसकी स्पिन कितनी है, हाफ। अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया अपोजिट स्पिन का, किसका, अपोजिट स्पिन का, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ तो हाफ प्लस -½ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है स्पिन का, कि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाफ ही रहेगी वैल्यू सिर्फ स्पिन की, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी होगी स्पिन की, हाफ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसको भी हमारे पास फॉर्मूला होता है 2s + 1। जो s की वैल्यू आएगी उसको किस में डाल दो, इस फॉर्मूले में डाल दो, तो आपका ये निकल जाएगा। देखो एक करके दिखाती हूँ, 2s + 1 है, तो 2 स्पिन कितनी आई थी हमारी, हाफ प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा मेरे पास यहाँ पे 1 + 1 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आई वैल्यू 2, ठीक है। अब नेचर बताओ मुझे, इसका नेचर क्या होगा, हमें अच्छे से पता है कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा उसका साथी ही नहीं है तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड का मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका साथी भी होता, समझो ऐसे होते ये, तो ये क्या हो जाता, डायमैग्नेटिक, ओके। तो ये क्या है मेरे पास, पैरामैग्नेटिक। ये मैं आपको टेबल की फॉर्म में इसलिए करा रही हूं जिससे आपको ना रिवीजन होने में आसानी रहे, कि हम फटाफट इसको लर्न कर लें चीजों को। और पेपर में देखो इतना टाइम नहीं होता कि हम पेपर में सारी कैलकुलेशंस को करने बैठेंगे, सब कुछ पढ़ने बैठेंगे, तो इससे अच्छा ये है कि हम इसको एक बार लर्न जरूर कर लें कि किस केस में क्या आंसर आने वाला है, ओके। ठीक है, अब देखो D2 की बात करते हैं। D2 में वही हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और है, तो यहाँ पे फिल कर दूं उसको, है ना, ये रहा फिल हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो T2G2, या फिर अब सीधा इसकी वैल्यू 2 लिख लो, इसमें 1 लिख लो, इसमें 2 लिख लो। Eg में कोई इलेक्ट्रॉन गया, नहीं गया, तो आंसर विल बी 0। N की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, मतलब क्या है, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास कोई उनका साथी नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2। कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, n+2 होता है, तो वही है। अब मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 2 मेरे पास n की वैल्यू है, तो बस उसको फिल कर दो इसमें, 2 + 2 2 + 2, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 × 4, तो दिस विल बी √8। तो क्या आया मेरे पास, √8। समझ आई इतनी बात। अब स्पिन क्या हो जाएगी, स्पिन हमारे पास हो जाएगी 1 कैसे होगी ये भी देख लो। ये स्पिन कितनी थी, हाफ, दूसरी स्पिन भी आ गई, ये भी कितनी है, हाफ। अब तीसरी आएगी, उसमें भी हाफ प्लस कर देंगे, तो बस प्लस करते जाना है, तो हाफ + हाफ कितना होता है मेरे पास, 1, ठीक है, सिंपल मैथ्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब ऐसे ही है मेरे पास 2s + 1 फॉर्मूले में डालेंगे, s की वैल्यू कितनी थी, 1, फॉर्मूले में डालेंगे, आंसर विल बी 3। और ये कंपाउंड ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। देखो 2 खाली पड़े हुए हैं ना, इनके पास इनका कोई साथी नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे कि ये क्या है,
पैरा मैग्नेटिक। समझ आई? अब देखो, अब CFSE की बात कर लेते हैं। CFSE में क्या होता है, जब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें अच्छे से पता है ये बात कि जो हमारा बैरी सेंटर होता है, ये क्या है मेरा बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से T2G तक की एनर्जी कितनी होती है, -0.4 डेल्टा O। EG से तक कितनी वैल्यू होती है, 0.6 डेल्टा O। तो T2G में इलेक्ट्रॉन फेल हुआ है, EG की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, तो बस फॉर्मूले में क्या लगाओगे, सिर्फ T2G की वैल्यू जो कि कितनी है 0.4। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 1। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.4 -0.4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा। इसमें क्या है, D2, T2G की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.4 को 2 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.8 माइनस का 0.8। ठीक है, इजी है, समझ आ रहा है। अब ऐसे ही T2G 3 के लिए हो जाएगा। D3 के लिए करते हैं। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। अब तो हमें समझ आ चुका है। EG तो हम गए नहीं, 0। यहाँ पे एक चीज और याद रखना, यहाँ पे हम वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग पॉसिबल नहीं है और ये किसको फॉलो करता है, हुन्स रूल को। याद रखना, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था हमने। अब ऐसे D3 की बात कर लेते हैं। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स, EG में 0, N की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अब भाई स्पिन है, स्पिन क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको सिखाया। देखो हाफ इसकी 3 है ना, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो स्पिन कितनी आ जाएगी मेरे पास अब 3/2। ठीक है, इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई स्पिन 3/2। अब ये स्पिन की वैल्यू इसमें डाल देंगे 2s+1 के फॉर्मूले में, जहां भी s है क्या डाल दो 3/2 डाल दो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसका नेचर भी कैसा है, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, इसका नेचर भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक। अब वही है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना, आंसर कितना आएगा, ये कुछ मे बी आएगा -0.12। 3 4 = 12, यस, डेल्टा O। ठीक है, अब ऐसे ही ये है D4, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, देखो D4 का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। D4 का मतलब समझा रही हूं, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां डाल दिए। ठीक है, किसकी बात हो रही है, वीक फील्ड लिगेंड की। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे तो मैं इलेक्ट्रॉन डाल ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को डाल ही नहीं सकते, हम सीधा कहाँ पहुंचा देंगे अब उसको, EG में। ठीक है, सीधा कहाँ पहुंचा देंगे उसको, EG में, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पाती वीक फील्ड लिगेंड के केस में। ओके, तो यहाँ पे हम पहुंचा देंगे इसको। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, D4 में क्या कर दूंगी, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 3, EG में 1 पहुंच गया ना, तो EG में 1 वही है। अब यहाँ से N की वैल्यू निकाल लो, कितने खाली इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अब आपको, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहे हैं, N की वैल्यू 4। बस इस N की वैल्यू को इस फॉर्मूले में डाल दो, तो क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया है। ठीक है, बाकी का काम तो सारा सेम ही है हमारा। तो ये हमने डाल देंगे वैल्यू, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ जाएगी √24। ठीक है, स्पिन की वैल्यू क्या आने वाली है, ये भी देख लो, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ इन तीनों की, और ये एक और जुड़ गया। ठीक है, तो 4 हाफ, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कुछ आ जाएगा 4/2। तो स्पिन कितनी आ गई मेरे पास, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे स्पिन को,
2। ओके, बस अब इस स्पिन की वैल्यू इसमें डाल दो और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 5। अब ये भी पैरामैग्नेटिक है, क्यों? क्योंकि ना इसके पास इसका साथी, ना इसके पास, ना इसके पास, ना इसके पास, सब अपने अपने अकेले अकेले बैठे हुए हैं। अकेले का मतलब क्या है कि वो क्या है? पैरामैग्नेटिक। अब इसमें क्या होगा, देखो इसकी CFSE में ना हमारे पास EG का भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? -0.4 मल्टीप्लाई बाय T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 प्लस EG में कितने हैं? 0.6 मल्टीप्लाई बाय EG में कितने हैं? 1। तो अब ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, समझ आई? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? -0.12 प्लस 0.6। तो ये मेरे पास कुछ आ जाएगा 0.6 माइनस का। तो ये मेरे पास कुछ आ जाएगा 0.6 माइनस का। ठीक है, किसकी वैल्यू आई है मेरे पास? D4 के लिए। D5 में क्या हो जाएगा? D5 में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG में कितने चले गए? 2। स्पिन क्वांटम लाइक इसका क्या आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास? 5 है ना, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बस इसकी वैल्यू इसमें डाल दो फॉर्मूले में, 24 रूट आ जाएगा, √24, एंड देन स्पिन निकाल लेंगे ऐसे ही। इतने जो चीजें हमें सब समझ आ चुकी हैं। ठीक है, एंड ये भी क्या हो जाएंगे मेरे पास? पैरामैग्नेटिक। ये भी मेरे पास क्या हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक। ओके, अब यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर? CFSE निकालूंगी। किसकी CFSE निकालेंगे अब हम? D5 की। D5 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। EG में कितने हैं? 2। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगी? T2G में मेरे पास कितने होते हैं? -0. पहले T2G का लिखेंगे, -0.4 मल्टीप्लाई बाय T2G में कितने? 3 प्लस EG का क्या मेरे पास कैलकुलेशन होती है? 0.6। सो मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स है EG में? 2। अभी देखा ना हमने EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशंस को करेंगे। तो ये मेरे पास कुछ आएगा। तो अब देखो यहां से क्या होगा ना, D5 के केस में जो मेरे पास CFSE आती है वो मेरे पास क्या हो जाती है? कैंसल हो जाती है, और मेरे पास आंसर क्या आता है? 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास CFSE कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, सिर्फ वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो D5 होता है और जो D10 होता है उनकी CFSE कितनी आती है हमारे पास? 0। ठीक है, D6 का देख लो, D6 में भी यही है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब D6 की जब बात आती है ना तो एक चीज हमें याद रखनी होती है। देखो D6 है तो T2G में कितने? 1 2 3 4 5। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब वहां पे तो पेयरिंग होगी नहीं, यहाँ पे तो होगी। तो ये मेरे पास कितने हो गए? T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं कितना लिखूंगी? T2G में 4 है, EG में कितने हैं? अभी 2 ही है। ठीक है, N कितना होगा? अब यहां से N को समझो, N कितना हो जाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस किस के पास उसका साथी नहीं है? इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। तो टोटल कितने हैं? 4। तो टोटल यहाँ पे कितने आ जाए? N कितना आएगा? 4। ठीक है, अब बस इस 4 को इस वाले फॉर्मूले में हम रखेंगे। यहाँ से हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना आ जाएगा? √15। ठीक है, एंड यहाँ से हम अपनी स्पिन भी निकाल लेंगे। स्पिन निकालना बता देती हूँ। देखो अब ये जो है ना, यहाँ पे ही दोनों अपोजिट स्पिन के हो गए, तो यहाँ पे जो स्पिन होती है वो कैंसल हो जाती है और हमारे पास क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, 0 + 1/2 + 1/2 +
1/2 प्लस 1/2, तो मेरे पास क्या आएगी स्पिन इसकी यहाँ पर 3/2। ओके, अब बस इसी स्पिन को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनपेयर्ड है अभी भी, तो मेरे पास क्या आएगा, ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास इसका साथी नहीं है, इसके पास नहीं है ना, तो ये सब मेरे क्या आ जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सो ऐसे ही हो जाएगा D8 का भी। ओके, तो हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो वीक फील्ड लिगेंड में जितने भी हमारे पास होते हैं ये सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, D10 ऑर्बिटल की, तो हमारे पास क्या हो जाता है, अब आपको पता है D10 की बात हो रही है तो सब इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, है ना। देखो, तो इसके पास किसी के भी पास आपको दिख रहा है लाइक इसमें इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये क्या हो जाता है हमारे पास, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है। ठीक है, कि किस केस में वीक फील्ड लिगेंड के किस केस में क्या होता है हमारे पास, डायामैग्नेटिक होता है, तो आप क्या मार्क करके आओगे, D10। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, ये डन है, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से CFSE की कैलकुलेशंस हमने कर ली थी। एंड हाँ, अब एक चीज मुझे आपको बतानी है कि 2 केसेस होते हैं हमारे पास। हमें पता है हमारी CFT किस पे डिपेंड करती है, लिगेंड्स के ऊपर, कि लिगेंड कैसा है। स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करती है, लिगेंड्स के ऊपर, कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो स्प्लिटिंग होती है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी वो बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, अब आपको जो ये दिख रहा है ना, ये पूरा जो एनर्जी है डेल्टा O वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई होती है। किसके केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड की, तो जो हमारे पास स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इसको याद रखना है हम लोगों ने। ठीक है, ये पेपर में बन सकता है क्वेश्चन कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है या वीक फील्ड लिगेंड में। तो मैं आपके लिए यहाँ पे इसको लिख भी देती हूँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो डेल्टा O होता है वो बहुत ज्यादा होता है वीक फील्ड लिगेंड के कंपैरिजन में। समझ आ गया है ये चीज, आगे बढ़े। देखो, अब यहाँ पे भी मैंने आपके लिए लिख के दे दिया है सब कुछ, सेम टू सेम चीजें हैं, लेकिन बस क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। इसमें क्या हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी छोटी हो जाती है, तो पेयरिंग हो जाती है। देखो, पेयरिंग होने का मतलब क्या है, ये मेरे पास D ऑर्बिटल है। ठीक है, D ऑर्बिटल है, ये क्या है, T2G। अब तो हम अच्छे से जान गए हैं सब कुछ, T2G। अब देखो, यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या था, मैं सीधा यहाँ पे 3 भरने के बाद ऊपर चौथा भर रही थी। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है। तो जब तक ये सब नहीं भरेंगे यहाँ हम ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेयरिंग हमारी होगी। और एक चीज और याद रखनी है, ये होन्स रूल को फॉलो नहीं करता। होन्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को उसके सही मैनर में भरो, पहले ये तीनों भरो, फिर इस पे पास जाओ, फिर इधर आओ। लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये होन्स रूल को फॉलो नहीं करता। ओके, चलो इसको भर लेते हैं फटाफट, बहुत इजी है, 5 मिनट का काम है हमारे लिए, क्योंकि हम वीक फील्ड लिगेंड के केस को देख चुके हैं। देखो, D1 की बात हो रही है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, EG में कितना, 0, है ना। D1 में कितना, देखो 1 2 3, T2G में कितने, 1, ठीक है। EG में कितना, 0।
ठीक है, अभी हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और ज्यादा इजीली समझ आएगा। तो D1 के केस में T2G1 Eg0, बस अब ये जो n की वैल्यू है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन भरा ना हमने, ये रहा, तो एक ही अनपेयर्ड है, तो n की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, म्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पीछे समझाया, n की वैल्यू डाल दो और ये आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट निकल जाएगा। अब तो इजी हो गया ये सब। अब ऐसी स्पिन भी मैंने आपको सारी बता दी पिछली वाले केस में, तो बस उसी स्पिन को फॉर्मूले में डाला और आंसर निकाल दिया। नेचर कैसा होगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ भी उसका साथी नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, समझ आ गई। अब ऐसी D2 के केस में, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, Eg में 0 है ना, बस अब लाइक इसको फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे, ये होगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक। देखो T2G1 के केस में, T2G में एक इलेक्ट्रॉन था तो -0.1 इंटू, तो ये मेरे पास CFSE आ गई थी। अब इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, D3 3, Eg में 0, वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, -1 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्यों, क्योंकि मेरे पास T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ठीक है, अब बात आती है मेन बात आ जाती है यहाँ पे D4 में। D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग डन हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 0। एंड अगर हम इसको पुट कर देंगे n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 क्यों आएगी, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि पेयरिंग हो चुकी है, ऊपर नहीं गए, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, सिर्फ 2 है ना, तो यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब इसी 2 को इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे √8 आ जाएगा, बस जो स्पिन आएगी उसको इस फॉर्मूले में डाल देंगे, 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक की। ठीक है, CFSE कैसे कैलकुलेट करोगे, वही 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1.6 डेल्टा हो, इजी है। D5 के केस में T2G में 5 इलेक्ट्रॉन, Eg में अभी भी कुछ नहीं है, फॉर्मूले में डाल देंगे, ये हम कर चुके हैं अभी पहले पीछे भी, ये भी पैरामैग्नेटिक, तो -0.4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पिछले वाले वीक फील्ड लिगेंड के केस में सारा कुछ फॉर्मूले में पुट डाउन करके देख चुके हैं। ठीक है, D6 में क्या होगा, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब ये 6 भर जाएंगे ना, तो D7 के केस में हम इस पे ऊपर जाएंगे, Eg में भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो D6 में कितने 6, Eg में 0, पुट कर देंगे फॉर्मूले में, आंसर आ जाए। अब पैरामैग्नेटिक नहीं होगा यहाँ पे, देखो सबकी यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे पास, डायामैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है कि बताओ CFSE स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कब तुम्हारे पास डायामैग्नेटिक का आंसर आता है, तो तुम क्या मार्क करके आओगे, D6 एंड D10। उसमें क्या था, D5 एंड D10। ठीक है, अब D7 की बात हुई, तो 6 T2G वाले, अब एक Eg में चला जाएगा ऊपर, तो एक इधर आ गया, बाकी फॉर्मूले में पुट डाउन किया, ये वही है अपना पैरामैग्नेटिक हो गया अब दोबारा से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है, देखो है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या चला गया, ऊपर चला गया, जो कि खाली है, उसके बाद उसका साथी ही नहीं है, तो वो पैरामैग्नेटिक हो गया। अब बस फॉर्मूले में पुट डाउन करो, 0.4 मल्टीप्लाई बाय, कितने इलेक्ट्रॉन्स है T2G में, 6, प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय Eg में कितने हैं, 1, तो बस इसकी कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा -1.2 डेल्टा हो। ठीक है, ऐसे इन दोनों को कर लेंगे। यहाँ पे हम ऐसी देखो 6 0 6 1 6 2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 6 3 6 4। समझ आ रहा है, 6 2 का मतलब क्या है,
T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, EG में कितने चले गए 2। देखो T2G में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, EG में कितने 2। ठीक है, ऐसे ये हो जाएंगे हमारे पास। D9 में 6 इलेक्ट्रॉन T2G के पास है, EG के पास कितने हैं 3, और बाकी जो स्पिन होती है वो हमारे पास D10 के केस में क्या हो जाता है, ये सब कुछ 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम n की वैल्यू हमें पता है कितनी है 6 और 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए तो वो n की वैल्यू हो गई। यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, अब इसी 1 की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो n ये हमारा कितना निकल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट n इसको पुट डाउन करो, 1 की वैल्यू इसमें रखो, कितना आएगा आंसर, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी पैरामैग्नेटिक, बस D10 हमारे पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा, बाकी ये सारे पैरामैग्नेटिक होंगे और ये मेरे पास डायामैग्नेटिक होगा D10 वाला। ठीक है, और बाकी इसकी कैलकुलेट करो खुद से, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट। ओके, चलो आगे 2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बस छोटे छोटे, एंड देन क्लास को ओवर कर देंगे। न्यूमेरिकल देखो पेपर में ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखो आपको एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा कि CFT के बेसिस पे बताओ कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो कैसे बताओगे, सबसे पहले तो आपको नंबर वो पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है कोबाल्ट की। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन, 18 तो आर्गन के हो गए, +7 +2, तो टोटल कितनी हुई, यहाँ से हमारे पास 27 क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर, है ना। तो यहाँ से हमने वो बना ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, यहाँ से कोबाल्ट को X सेलेक्ट कर लो, जो हेलोजन्स होते हैं उन पे कितना चार्ज, -1, एंड ये कितना है मेरे पास -3, तो X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +3। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 निकाल लो इससे, 1 निकाल लो इससे, तो मेरे पास क्या बचेगा 3d6। अब मुझे बताओ 3d6, यहाँ पे मुझे मेरे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आई है, 3d6 आई है, और ये कैसा केस है, वीक फील्ड लिगेंड का केस है। तो D6 और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है वो। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा यहाँ से उसका, देखो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो D6 है, 1 2 3 4 5 6। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे मैंने, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन भरे और EG में कितने भरे 2, तो मेरे पास क्या आंसर आया, T2G4 EG2। तो ये आपका MCQ में क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका मतलब क्या है, पेयरिंग हो जाएगी। तो भाई कोबाल्ट वही है, इसके जैसे ये सेम कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब D6, तो D6 का मतलब क्या हो जाएगा, अब पेयरिंग पॉसिबल है तो इसमें हम क्या कर देंगे, ये मेरे पास समझो T2G है और ये मेरे पास EG है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मेरे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, T2G6, इसकी क्या आई, T2G4 EG2। क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड था, पेयरिंग नहीं कर पाया, एंड इसमें क्या आई, T2G6। ठीक है, तो ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स थे और मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है इसमें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देन उसके बाद हम अपना लेके आएंगे क्या, IUPAC से भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, और आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।